नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन बता रहा है उत्प्रेरक। क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पे उत्प्रेरक अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि एक उत्प्रेरक करके एक्सेलेंस का सेंटर लॉन्च किया है, वो किन के लिए था? क्या यह वैक्सीन के लिए था, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए था, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए था, या फिर फूड इंजीनियरिंग के लिए था? देखिए, कई बार यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगी जिनमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आपको ऐसा कभी भी तुक्का लगाना हो तो कुछ तुक्का इस हिसाब से लगाया जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, उस चीज़ के बारे में कुछ दिया हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एकदम लास्ट रिसोर्ट की बात बता रहा हूँ। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपकी पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। एक आध दो क्वेश्चन में आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व करने की सोचना भी मत। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह क्या है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर पावर इनॉग्रेटेड उत्प्रेरक। हमारे देश के राज्य ऊर्जा मंत्री ने यह एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिनका नाम है उत्प्रेरक, उनको इनॉग्रेट किया। कहाँ पे किया? इन न्यू दिल्ली। उनका पूरा नाम अगर हम दूसरे और पे भी देख सकते हैं, एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, और यह काम करेगा, यह बनाया हुआ है ब्यूरो ऑफ एनर्जी ने, यानी कि बीईई, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या काम है? यह इंडस्ट्री को क्लीन टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए बताएगा, साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी बनाए के रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है ईपीएफओ के बारे में। पहला सेंटेंस, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या यह लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी है? दूसरा सेंटेंस, द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, यानी कि सरकार, नौकरीदाता और नौकरी इच्छुक, तीनों के स्टेक होल्डर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बताना है इनमें से करेक्ट सेंटेंस। चलिए, सबसे पहली चीज, तो क्या यह एग्जीक्यूटिव है? नहीं, यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। कौन सी बॉडी है? यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत साबित होता है। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 ओनली। अगर हम देख लें तो फिलहाल ईपीएफओ ने एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मेंबर्स एंड पेंशनर्स टू अप्लाई फॉर हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन टिल जुलाई 11। मतलब कि एक कंटेक्स्ट था, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कौन से एक्ट पे बनाई थी? तो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसेलनियस प्रोविजन एक्ट। कब 1952 में। याद रखना, यह ईपीएफओ नाम की बॉडी की बात कर रहे हैं। एक और बॉडी आएगी आपके साथ, पीएफआरडीए, जिनका गठन हुआ था 2013 में, याद रखना। ओके, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेडल सी रिसेंटली न्यूज इज पार्ट ऑफ। आपको बताना है वेडल सी कहाँ का पार्ट है। क्या यह सदर्न ओशन का पार्ट है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है,
या फिर पैसिफिक ओशन का पार्ट है? तो यह पार्ट है हमारे ए यानी कि सदर्न ओशन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं कहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईस्ट एंटार्क्टिका और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वेस्ट एंटार्क्टिका। ठीक है, यह वेस्ट एंटार्क्टिका के इस साइड पे आपको दिख रहा होगा वेडल सी, और वेडल सी कहाँ पे है अगर कोई पूछे तो ये आया आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। क्या है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इसी के आसपास वेडल सी पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब यह न्यूज में क्यों था वो अगर हम देख ले तो साइंटिस्ट सेड दैट दे हैव फाउंड द sunken wreck of polar explorer on Shackleton ship Endurance more than a century after it was lost to Antarctic ice. The vessel lies 3000 मीटर below the surface of the Weddell Sea. इनका मतलब यह कह रहा है कि कोई डूबा हुआ पोलर एक्सप्लोरर करने वाला एक शिप उनको मिला हुआ है। कहाँ पे? 3000 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ वेडल सी। इसीलिए वेडल सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पार्ट है कहाँ का? सदर्न ओशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूक्लाइड स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय। देखिए स्पेस में अब टूरिज्म भी बढ़ रहा है और स्पेस में वारफेयर भी बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया ने एक शक्ति करके एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जो कि यहाँ से पृथ्वी से बैठे बैठे यहाँ पे स्पेस में रहे किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत अभी पूरे वर्ल्ड को दिख रही है। उसी के बेस पे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किन्होंने डेवलप किया? क्या यह रोस्कोसमोस यानी कि रशियन ने किया था, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किया था, इजराइल स्पेस एजेंसी ने किया था, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसका डेवलपमेंट किया है। ठीक है, अगर हम थोड़ा और देख ले तो उनका क्या प्लान है? टू सर्वे बिलियंस ऑफ गैलेक्सी यूजिंग द यूक्लाइड स्पेस टेलीस्कोप विच इज लॉन्च ऑन जुलाई 1 फ्रॉम कैप कैनवेरल इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के इन तट से इन्होंने जुलाई 1 को लॉन्च किया था यूक्लाइड स्पेस टेलीस्कोप। उनका प्लान है बिलियन ऑफ गैलेक्सी को देखने का। ठीक है, और इनमें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। यह नियर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और जिनको ईएसए के साथ मिलके बनाया हुआ है द यूक्लिड कंसोर्टियम ने। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बेटर अंडरस्टैंड डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को स्टडी करना है। कहाँ से? बिलियंस ऑफ दूर रही गैलेक्सी के थ्रू हमें यह देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण योजना के बारे में आपको बताना है। पहला सेंटेंस, द स्कीम प्रोवाइड्स 1 हॉट कुक मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। क्या ऐसा सही है? दूसरा सेंटेंस, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या पीएम पोषण वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट कंडक्ट कर रहा है? तीसरा, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन एरियाज विच आर पुअर इन न्यूट्रिशनल स्टेटस। अरे भाई, पूरे देश ही तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंडर में आ रहा है। तो तीसरा सेंटेंस तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नहीं, यहाँ पे गलती कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो दूसरा भी सेंटेंस गलत हो गया। हालांकि पहला सेंटेंस सही है, तो हमें पूछा है करेक्ट, और करेक्ट है यहाँ पे कौन सा? सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 1 ओनली। ठीक है,
अभी हम अगर इस स्कीम के बारे में थोड़ा देख ले तो पीएम पोषण स्कीम 12 करोड़ बच्चों को कवर करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल मील प्रोग्राम है। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 to 1932 इन लंदन हैज ऑफन बीन रेफर्ड एज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि RTC। हिंदी के लिए क्या बोलते हैं? गोल मेज सम्मेलन, जिनको बताया जाता है GMS नहीं बोला करते, बोलते हैं उनको RTC। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रिफर देम एज सच बिकॉज, चलिए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन 2 ऑफ देम। यह तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दूसरे सेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, इंडियन पार्टीज अदर देन INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेड सेक्शनल इंटरेस्ट। यस, भारत की बहुत सारी पार्टियां ने अपने अपने कम्युनिटी, अपने अपने समाज के बेस पे, अपनी सोसाइटी के बेस पे रिप्रेजेंट किया था। तो यह भी सही है। तीसरा सेंटेंस, ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड विथड्रॉन फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस देयरबाय मेकिंग द प्रोसीडिंग्स पार्टीशंस। यस, यह भी हुआ था कि ब्रिटिश की लेबर पार्टी ने ऐसा कुछ विथड्रॉ किया था। तो यह भी सही है। अब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो जाहिर है कि चौथा यानी कि ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। क्या लिखता है? इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सेम ईयर। अरे नहीं भाई, यह सेम ईयर में हुआ होता तो यहाँ पे 1930 के साथ 1932 थोड़ी ना लिख दे। यह एक ही थी, एक सम्मेलन थी, एक टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिनके 3 सम्मेलन हुए हैं और तीनों को RTC 1, 2, 3 बोला जाता है और तीनों डिफरेंट ईयर में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यह गलत है और गलत होने के साथ साथ यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Among the following state, which one was the most suitable climatic conditions for the cultivation of large variety of orchid? चलिए भाई, ऑर्चिड के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए फील्ड भी है। चलिए आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ पे ऑर्चिड के प्रोडक्शन, ऑर्चिड यानी फ्लावर्स स्पेशल टाइप्स वाले, उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सूटेबल आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following was the prominent leader of the Congress Socialist Party? Yes, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिनका सही आंसर होगा क्या MN रॉय हो सकते हैं? नहीं भाई, MN रॉय तो हमारे CPI के साथ जुड़े थे। गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, ये भी नहीं थे। पत्तम थानो पिल्लई ये भी नहीं थे। आचार्य नारायण देव, यस, आचार्य नारायण देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहले स्थापक में से एक थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको बात कर रहा है PMFSBY, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सेंटेंस, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म प्रीमियम। कितना लिखा है? 2%। कब लिखा है?
एनी सीजन ऑफ द ईयर। चलिए, एक पहला सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस है दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। चलिए, दोनों क्वेश्चन के बारे में, दोनों सेंटेंस के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म है। अरे भैया, यूनिफॉर्म रहता तो रवि में, खरीफ में यह जो फसल के अलग अलग प्रीमियम है वो बच्चे क्यों याद रखते। बच्चे ने याद रखा है 1.5 रवि में, ठीक है, 2% आएगा खरीफ सीजन में। और अगर फ्लावर फ्रूट वगैरह करते हैं तो आएगा 5%। तो यह 3 रेट हमारे फार्मर्स को पे करना है एज अ प्रीमियम, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा गलत। दूसरा सेंटेंस, दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यस, यह सही है। अगर आपके खेत में फसल है, फसल लगी है और इन फसल को आपने काट के वहीं पे छोड़ दिया है, और अगर कोई साइक्लोन या अनसीजनल रेंज आ जाती है कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, तो आपको इस स्कीम के अंतर्गत कवर मिल सकता है एज अ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। हमें पूछा है करेक्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। चलिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।